नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गोपाल सिंह राठौड़, प्लिंथ सिविल्स पे एक बार फिर। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि 5 फरवरी से अपन इंडियन इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि अपन आर्थिक सर्वे पढ़ते हैं, उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक हाईलाइट्स भी निकाली है आर्थिक सर्वे की, जिसमें 16 चैप्टर है, लेकिन इसमें हाईलाइट्स में उन्होंने 15 चैप्टर के बारे में पूरा बताया और मोटा मोटा उसमें दिखाया है कि हम अगले जो 15-16 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चीज़ें क्या आएंगी। तो आज की जो क्लास रहेगी वो सबसे पहले तो अपन आर्थिक सर्वे की जो हाइलाइट्स है उसको कवर करेंगे। और एक ये चीज भी होती है कि अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इकोनॉमी अपन पढ़ते हैं, तो उसमें खूब सारी ऐसी चीजें आती है, खूब सारी ऐसी टर्म्स आती है, डेफिनेशंस आती है, जिसको अपन यदि पहले एक बार देख लें, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उसका अंदाजा लगा लें और भी उसका देख लें। अपन पूरा उनके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इकोनॉमी की क्लास में पढ़ेंगे जब उसके बेसिक इकोनॉमी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये पढ़ते हैं तो उसमें जैसे जीडीपी नाम से एक टर्म्स आती है, जीएनपी, जीवीए आती है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो अपन क्या करेंगे, जैसे जीडीपी होगी, जीवे होगी, सबसे पहले अपन उन डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे कि ये चीज क्या होती है, जिससे अपन को आर्थिक समीक्षा पढ़ने में थोड़ा सा सरल होगा। तो अपन सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे, आर्थिक समीक्षा अपन उन डेफिनेशंस देखने के बाद में स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं अपन जीडीपी से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है कि अपन को पूरा अच्छे तरीके से उसको पूरा अपन कवर करें, तो एक थोड़ा बहुत इसको कवर करेंगे, इसलिए मैं लाया हूं इनके बारे में ये जो डेफिनेशन होती है वो लिख के। तो सबसे पहले अपन जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी क्या चीज होती है। तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग लोगों को पता, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा है तो उनको पता भी होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा मैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके बारे में बता देता हूं कि जीडीपी वगैरह क्या होती है, जिससे उनको थोड़ा सा समझ विकसित हो और वो इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ पाए। तो जीडीपी के बारे में यदि बात करूंगा कि जीडीपी होती क्या है, तो जीडीपी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये मोटा मोटा अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी देश है, जैसे अपना भारत देश है, ठीक है, इसके अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुएं और एक टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 1 साल ले लिया अपन ने, ये एक टाइम लिमिट के अंदर जितनी भी सारी वस्तुएं उत्पादित होती है उस सभी का उत्पादन मूल्य जो होता है, और अंतिम वस्तुएं का मतलब क्या होता है, जो उपयोग योग्य हो जाए, अंतिम वस्तुएं। और अंतिम वस्तु का मतलब ये हो जाता है कि ये इसके बाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सीधा डायरेक्ट अपन यूज में ले सकते हैं। जैसे बिस्किट है तो बिस्किट से पहले का आटा वाटा वो नहीं लेंगे, इसका बिस्किट का जो अंतिम लास्ट में बिस्किट जो अपन खाते हैं, वो चाय जो अपन पीते हैं वो उसमें दूध चीनी वो मिलाएंगे नहीं, लेकिन जो चाय है वो कितने रुपए में बिक रही है, 5 रुपए में बिक रही है, तो उसके पीछे का जैसे 3 रुपए की चीनी आई वो अपन नहीं गिनेंगे कि लास्ट में वो 5 रुपए की चाय है तो वो गिनेंगे। तो इस तरह से पूरे इंडिया मान के चलते हैं अपन, तो पूरा एक निश्चित क्षेत्र होता है जैसे अपन इंडिया लेके चलते हैं, उसमें अंतिम वस्तुएं, एक चीज जिसमें अंतिम वस्तुएं और एक निश्चित टाइम पीरियड, ये जो अंतिम वस्तुओं का टोटल अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। तो लिख के भी लाया हूं एक बार कि देश की सीमा के अंदर, पहली बात देश की सीमा के अंदर, ये मैंने आपको बताया, देश की सीमा के अंदर एक फिक्स एरिया होता है, एक वर्ष में उत्पादित, जैसे मैंने एक टाइम लिमिट बताया, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, सभी जितने भी इसमें वो हो रही है, जो उत्पादित वस्तुएं होती है, जो अंतिम रूप से है, जो अपन सीधा यूज ही ले सकते हैं, अभी यूज लेंगे, तो वो जितनी वस्तु होती है उनका आर्थिक जो मूल्य होता है वो मेनली जीडीपी होता है। और ये मैंने बताया आपको, अंतिम वस्तुएं वह है जो उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग की जाती है, न कि आगे उत्पादन के लिए काम मिली जाती है। तो जीडीपी का मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं अपन कि जीडीपी के बाद में अपन पढ़ेंगे जीडीपी, जैसे मैंने बताया एक 4 चीजें होती है, एक जीडीपी होती है, एक जीएनपी होती है, एक एनडीपी होती है और एक होता है एनएनपी। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनपी ग्रोस नेट प्रोडक्ट होता है, एनडीपी नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और ये नेशनल नेट प्रोडक्ट होता है। और अपन जब आगे प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो नेशनल नेट प्रोडक्ट में अपन जनसंख्या भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगी। तो जीडीपी सीधा आपने आपको बताया जीडीपी क्या होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जीएनपी ग्रोस जो नेशनल प्रोडक्ट, उसकी बात करेंगे। तो इसमें जीडीपी प्लस में विदेश से शुद्ध आय, और ये विदेश से शुद्ध आय क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। विदेश से शुद्ध आय क्या होती है, जो विदेश से शुद्ध आय क्या होती है इसका अपन बात कर रहे हैं जीएनपी की, विदेश से शुद्ध आय, विदेश से शुद्ध आय, ये इसमें यूज आएगी। जीडीपी जीएनपी होता है जीडीपी प्लस में विदेश से शुद्ध आय, जो मैंने आपको बताया, विदेश से शुद्ध आय। विदेश से शुद्ध आय का मतलब यह हुआ कि जैसे अपने भारत में जैसे बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है,
तो वो, और जो बाहर अपने देश का कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, अपने भारत जैसे इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, वो अमेरिका में अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे जो कमाई हो रही है, तो अमेरिका में जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसको भी अपन यदि इंडिया में शामिल कर लें, अपने भारत में शामिल कर लें, अपने भारत का व्यक्ति है, वहां पे कुछ कमाई कर रहा है, तो भारत का है, वो पैसा भारत का है। और अब यदि अपन को निकालना है विदेशी शुद्ध आय, तो अपन क्या करेंगे, भारत में जो विदेशी जो व्यक्ति कमाई कर रहा है, तो इसमें से ये निकाल देंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अमेरिका रहता हूं, ऐसे मान लीजिए चलिए कि मैं अमेरिका रहता हूं और अमेरिका में मैं कुछ उत्पादन कर रहा हूं, तो उसका जो पैसा होता है वो तो अपन मान के चल लें ये भारत का है, लेकिन भारत में भी तो कोई अमेरिका का आदमी रह रहा होगा। भारत में जो आदमी अमेरिका रह रहा है, तो वो अपना जो पैसा है वो अमेरिका भेजेगा एक तरह से। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है विदेश से शुद्ध आय। तो जीडीपी में अपन यदि विदेश से शुद्ध आय जोड़ते हैं तब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है दोस्तों, ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी अपन ने बात करी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद में एनडीपी, एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी, जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं अपन। जो जीडीपी है, जैसे जीडीपी है, जीडीपी अपन बात कर रहे हैं एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो जो जीडीपी है उसमें से अपन डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास निकाल देते हैं। जैसे रुपए का जो मूल्य है कभी नीचे होता है तो कभी ऊपर होता है, तो उस टाइम पे जो मूल्यह्रास हो रहा था उसको निकाल देते तो जीडीपी आ जाती है दोस्तों। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और एक मैंने बात की थी आपको कि एनएनपी, ये जो जीएनपी है, जीएनपी जो जीएनपी उसमें से अपन निकाल देते हैं मूल्यह्रास, तो ये आ जाते हैं एनएनपी। और जो एनएनपी है, एनएनपी में अपन जनसंख्या का भाग दे देते हैं, एनएनपी में अपन यदि पूरी पॉपुलेशन का भाग दे देंगे तो आ जाएगी अपनी प्रति व्यक्ति आय, नेट प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों, ये मुख्यतः 4 इसके संकेतक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। जीएनपी और जीडीपी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। जीडीपी और जीएनपी मुख्य अंतर क्या होता है, जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय भी शामिल होती है, जीएनपी में विदेश के लोग, लेकिन जीडीपी में केवल घरेलू सीमा तक होती है। मैंने आपको बता दिया था पहले कि विदेशी आय जो भारत के लोग जो बाहर कमाई कर रहे हैं वो इसमें शामिल होते हैं, यहाँ के लोग जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे कमाई कर वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ वाली अगले उनके लिए जीएनपी है और बाहर वाली अपने लिए जीएनपी है। एक तरह से ये हो गया, मुख्य अंतर ये हो गया। सूत्र जैसे मैंने आपको ये बता दिया था, और ये बस नॉर्मल सी बात है। आगे चलते हैं। अब अपन यदि जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी में 2 तरह की जीडीपी होती है। एक तो होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जैसे मैं पूरी इंडिया की बात करूं तो इंडिया पे जो रियल टाइम पर अभी इस समय जो पूरी जीडीपी उत्पादन मूल्य कितना आ रहा है, एक निश्चित एरिया के अंदर, एक निश्चित टाइम के अंदर पूरा उत्पादन मूल्य कितना है, वो अभी के संदर्भ में बात करूं मैं। इस समय की बात, इस टाइम में क्या चल रही है, जैसे अब 2026 चल रहा है, तो 2025 में 2025 के अंदर 2025 को ही आधार मान के अपन देखते हैं कि इस टाइम पे क्या पूरा नेशनल जो आय अपन में प्राप्त हो रही है, तो वो अपन आय देखते हैं, पूरी उत्पादन मूल्य देखते हैं, वो तो हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन इसमें क्या होता है, महंगाई का प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है, महंगाई का प्रभाव आ जाता है, महंगाई का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है और महंगाई को इसके अंदर मिल जाती है। इसलिए ये जो है ये वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाती है। वास्तविक तस्वीर क्यों कौन दिखाएगी, आप देखेंगे बेस ईयर लेंगे। यदि कोई बेस ईयर ले लेते हैं, जैसे अपना रियल जीडीपी है वो बेस ईयर 2011 और 12 के आधार पर निकल जाता है, 2011-12 के आधार पर निकल जाता है। तो अपन एक बेस ईयर लेके कि 2011-12 के को बेस ईयर ले लिया और 2025 के जीडीपी क्या है, तो जीडीपी में कितना ग्रोथ हो रही है, 8%, 9%, 10% से, जैसे इंडिया की 6.8 से 7.2% रहने वाली है 2027 में, अभी 7.4% है। वो सारी चीजें अपन आगे बात करेंगे जब अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। तो रियल जीडीपी बताती है कि आपकी वास्तविक जो जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ये होती है एक स्थिर, जो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक आधार बेस ईयर ले लेते हैं। बेस ईयर में 2011-12 ले लिया, और 2011-12 के आधार पर ये जीडीपी मापी गई, तो महंगाई का प्रभाव इससे हट जाता है और वास्तविक आर्थिक वृद्धि दिखाता है। तुलनात्मक विश्लेषण अधिक उपयोगी होता है, इसलिए ज्यादातर उपयोग उसको था। नॉमिनल जीडीपी में बताया कि चालू बाजार की कीमतों मापा जाता है। जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 के आधार पर ही इसी टाइम पे देख लिया कि पूरा कितना है। ये अक्सर ज्यादा आती है, अक्सर कम आती है, ये चीज भी अपन देख सकते हैं।
ये 201 है, ये 357 है, इस तरह से अपन आगे बात करेंगे। 357 लाख करोड़, ये 201 लाख करोड़, पूरी बात अपन आगे करेंगे। एक बार के लिए नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी अपन गिनते हैं एक बेस ईयर जो 2011-12 है अपने लिए, इंडिया के लिए, और बाद में एक देखते हैं अपन नॉमिनल जीडीपी जो कि वर्तमान समय में चालू जो वर्ष है उसके आधार पर उस टाइम पे कितना अपन उत्पादन मूल्य अर्जित कर पा रहे हैं एक देश की सीमा के अंदर एक निश्चित टाइम के अंदर, तो वो हो जाती है नॉमिनल जीडीपी। अपन आगे चलते हैं। अपन ये जो कर रहे हैं वो आगे अपन जब आर्थिक सर्वे पढ़ेंगे तो अपने को बहुत ज्यादा ऐसी टर्म्स आएगी, कहीं पे जीवी आएगा, कहीं भी एनडीपी आएगी, कहीं पे जीएनपी आएगी, कहीं भी एनएनपी आएगी, कहीं भी राष्ट्रीय आय आएगी, कहीं भी मौद्रिक नीति आएगी, कहीं भी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, वो सारी चीजें आएंगी। और ये सारी चीजें अपन अभी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत अपन को समझ में आ जाएगा, तो समझ में आने के बाद में अपन को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे अपने की समझ विकसित हो जाएगी और अपन जो इकोनॉमिक सर्वे उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए अपन आगे कर रहे हैं, आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय मैंने बात बताया था। राष्ट्रीय आय अपन ने क्या मैंने कहा था, नेशनल प्रोडक्ट होता है। एनपी में यदि पूरी जनसंख्या का अपन भाग दे देंगे तो वो आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट प्राइस होती है। जो अपन देख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, उत्पादन के कारकों को किया गया वास्तविक भुगतान। मार्केट प्राइस होती है अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं और सब्सिडी कर देते हैं। फैक्टर कॉस्ट होता है जो वास्तविक भुगतान होता है। वास्तविक फैक्टर कॉस्ट में मतलब श्रम और वो जो चार चीजें होते हैं, श्रम, जो आपका एरिया है, जो आप उसको सैलरी दे रहे हो, वो सारी चीजें इसमें जुड़ जाती है, वो फैक्टर कॉस्ट होती है। और जो मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस में अपन क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष कर तो जोड़ देते हैं और सब्सिडी घटा देते हैं, तो आ जाती है मार्केट प्राइस। वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे भी होती है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी होती है, जीएनपी मार्केट प्राइस पे भी होती है, मार्केट और फैक्टर कॉस्ट पे भी होती है। वो सारी बातें वो अपन इकोनॉमी सर्वे जब कर लेंगे, इकोनॉमी सर्वे में ये अपन नहीं करेंगे। जब इकोनॉमी का अपन जब क्लास लेंगे, अर्थव्यवस्था की अलग से क्लास लेंगे, विस्तृत रूप से क्लास लेंगे, तब अपन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट और ये सारी चीजें अपन बहुत अच्छे तरीके से उसमें कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि जो मार्केट प्राइस होती है उसमें सब्सिडी को अपन जो है वो जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, और अप्रत्यक्ष कर को अपन जोड़ देते हैं, तब जो मूल्य प्राप्त होता है उसको अपन मार्केट प्राइस पे निकालना जीडीपी वगैरह कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट होता है जो रियल, जो जिसमें यूज आती है, श्रम आ गया, जैसे मैंने बताया था आपको, वो सैलरी आ गई, वो सारी चीजें, एरिया हो गया, वो सारी चीजें अपन जोड़ते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट होता है जो वास्तविक भुगतान किया जाता है। और अपन अच्छे से पढ़ेंगे, जब आर्थिक सर्वे पढ़ेंगे तो अपन अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी जब अपन पढ़ेंगे तब अच्छे से बात करेंगे। अब थोड़ा बहुत राजकोषीय घाटे की बात कर लेते हैं अपन। राजकोषीय घाटे भी कई प्रकार के होते हैं। राजकोषीय घाटे में अपन देख सकते हैं कि जो राजकोषीय घाटा वो होता क्या है, राजकोषीय घाटा, अपन 3-4 चीजों की बात करेंगे। राजकोषीय घाटे की बात करेंगे, इसके अलावा अपन राजस्व घाटे की बात करेंगे, इसके अलावा अपन प्राथमिक घाटे की बात करेंगे, तो जो राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों, तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय होता है। जैसे कुल व्यय है माइनस अपन करते हैं कुल आय, ठीक है, कुल व्यय माइनस कुल आय। लेकिन उसमें अपन क्या करते हैं, उधार को छोड़ देते हैं। अपन कोई भी चीज उधार लिए उसको अपन क्या करते हैं, कुल प्राप्ति में क्या होता है, सिर्फ उधार को जोड़ते हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या आता है, एक सेकंड, हाँ, तो हम राजकोषीय घाटे की बात कर रहे थे। राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया था, उधार को छोड़ देते हैं। क्या बताया था, उधार को छोड़, कुल व्यय होता है, कुल व्यय, उसमें से व्यय में अपन जो उधार लेते हैं वो छोड़ देते हैं, उधार को छोड़ देते हैं।
माइनस अपन पास जो भी राजस्व प्राप्ति हुई है पूरी राजस्व एक सेकंड, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है, और प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, जिससे उधार अपने आप छूट गया, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। या फिर सीधा सीधा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुल व्यय माइनस कुल जो आय हुई है और उसमें अपन उधार छोड़ दिया, उधार से भी एक आय होती है तो उधार अपन छोड़ देते हैं, तो कुल व्यय माइनस कुल आय, और कुल आय में अपन उधार छोड़ दिया, उधार छोड़ दिया मतलब जो उधार लेते हैं वो एक पूंजीगत प्राप्ति होती है, और पूंजीगत प्राप्ति में अपन उधार छोड़ दिया तो ऋण पूंजीगत प्राप्ति को गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति अपन इसमें जोड़ देते हैं, उधार छोड़ देते हैं राजस्व पूरी प्राप्ति, या फिर कुल आय बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं राजस्व प्राप्ति पर गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि उधार पूंजीगत प्राप्ति में आता है इसलिए उधार को छोड़ देते हैं, इसलिए कुल वे माइनस कुल आय, इसको उधार को छोड़ देते हैं, या तो ये मान लो, या फिर कुल वे माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों। और रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा सीधा सीधा होता है, राजस्व वे माइनस राजस्व प्राप्ति सीधा सीधा होता है, और जो ये मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बता दिया। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो कि अभी अपना 4.4% के आसपास है, राजकोषीय घाटे में से अपन ब्याज जो चुका है वो निकाल देते हैं, राजकोषीय घाटे में से अपन ब्याज निकाल देते हैं तो आ जाता है प्राथमिक जो प्राइमरी डेफिसिट है, वो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो आपको एक बार सारा कंक्लूजन एक बार फिर दे देता हूं। सबसे पहले अपन राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं, राजकोषीय घाटा, तो दोस्तों राजकोषीय घाटा क्या होता है, या तो अपन कह सकते हैं कि कुल व्यय माइनस कुल आय जिसमें से उधार छोड़ दो, बस उधार नहीं, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कुल व्यय में क्या हो सकता है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, समझ रहे हो। वे दो प्रकार से होता है, एक राजस्व व्यय हो सकता है, एक पूंजीगत व्यय हो सकता है। पूंजीगत व्यय हो सकता है जिससे आपको वापस कुछ प्राप्त होगा, जैसे आपने सड़क बनाई तो टोल प्राप्त होगा, जैसे आपने डिफेंस के कोई हथियार खरीदे तो उससे आपको रक्षा होगी। और राजस्व व्यय क्या होता है, जैसे पेंशन हो गई, जैसे किसी को सैलरी देनी हो गई, तो वो चीज होती है राजस्व व्यय में जिसका आपको वापस कुछ मिल के नहीं आएगा, इसमें लायबिलिटी हो जाती है, इसलिए वो पूंजीगत व्यय हो जाता है। राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय ये तो होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, तो पूरी राजस्व प्राप्ति तो पूरी प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, ये हो गया राजकोषीय घाटा। दूसरा है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा ये सीधा कुल जो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, एक अपने पढ़ते हैं प्राथमिक घाटा, क्या पढ़ते हैं, प्राथमिक घाटा, जो कि अपना लगभग 0.8% अनुमानित है। ये हो जाता है राजकोषीय घाटा, अपन अभी देखा राजकोषीय घाटा माइनस कर दो जो आपने ब्याज का भुगतान किया है, ब्याज का जो भुगतान किया है, ये हो गया प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये जो अपन आर्थिक सर्वे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत जगह टर्म्स आएगी, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए अभी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अपन चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अभी बताया था। एक तो कैपिटल मतलब पूंजीगत, पूंजीगत व्यय होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मतलब राजस्व व्यय होता है। मैंने आपको बताया था पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय में जैसे आपने सड़क का निर्माण किया है, जैसे आपने किसी स्टेडियम का निर्माण किया है, तो स्टेडियम तो आप वहां पे टिकट बिकेंगी, टिकट बिकेंगी तो आपको वापस कुछ फायदा होगा। आपने कोई पत्रिका
निकाली है तो वो आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। सड़क हो गया, पुल हो गया, स्कूल हो गया, ये क्या करता है, भविष्य में लाभ देते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्स हो जाता है कि भाई अगली साल भी अपन को देना है, उससे अगली साल भी देना है, उससे अगली साल भी देना है, लेकिन इससे प्राप्त कुछ नहीं होता है। होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे अपन सैलरी देख सकते हैं, किसी भी डिफेंस पर्सनल की सैलरी देख सकते हैं, ब्याज यदि किसी को भुगतान करना है वो देख सकते हैं, रोजमर्रा का खर्च होता है जैसे वेतन, बहुत सारी चीजें वो आ जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले भी बताया था। राजस्व के स्रोत अपन देख सकते हैं, टैक्स आ सकता है, नॉन टैक्स आ सकता है। ये वैसे अपने ज्यादा यूज में नहीं है, अपन देख लो, आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, लाइसेंस फीस, ब्याज, लाभांश, वे सारी चीजें। एक आरबीआई क्या करती है, महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए, या फिर कैश फ्लो कैसे किया जाए, पूरे इंडिया में कैश फ्लो कैसे हो, कब कम हो कब ज्यादा, वो सारी चीजें देखने के लिए क्या करता है, मुद्रित नीति निर्धारित करता है। उसमें वो देखता है, एक रेपो रेट देखता है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है, एक सीआरआर होती है, एक एसआरआर होती है, वो सारी चीजें बहुत सारे, एक एमएसएफ होता है, एक इस तरह से अपन देखते हैं। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर बैंकों को जो आरबीआई है वो लोन देती है, समझ गए। जिस रेट पर, जैसे ब्याज अपन बैंक से लेते हैं पैसे, तो ऐसे मान लो कि बैंक अपने लिए आरबीआई है, तो जिस रेट पर अपन को बैंक लोन दे रही है, एक तरह से अपन मान सकते हैं मैं बैंक हूं और जो बैंक है वो आरबीआई है, एक ऐसे मान के चलो। तो मैं जिस रेट से जो बैंक है उससे पैसा ले रहा हूं, जैसे मैं 4% ले रहा हूं, 5% से ले रहा हूं, 6% से ले रहा हूं, तो वो बैंक यदि आरबीआई से ले, तो बैंक यदि आरबीआई से लेती है तो वो होती है रेपो रेट। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई बैंकों द्वारा बैंकों से लोन लेती है, वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट अभी इंडिया में लगभग 5.25% चल रही है दिसंबर से ही। क्या होती है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, जिस दर पर बैंकों से ऋण लेता है, पैसा स्वीकार करता है। एक सीआरआर होती है जो कि बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, नगद आरक्षी अनुपात इसको कहते हैं। और एक एसएलआर होती है, बैंकों को अपने पास रखना अनिवार्य होता है तरल परिस्थिति के रूप, जैसे सोने के रूप में रख लिया। ये लगभग 15% है दोनों। ये दोनों चीजें ये अपने काम आएगी। अभी के लिए रिवर्स रेपो रेट अपने अभी इसमें ज्यादा काम नहीं आएगा, ना ही सीआरआर एक बार ज्यादा काम आएगा, ना एसएलआर ज्यादा काम है। ये अपन बैंकिंग पढ़ते हैं तो बैंकिंग में ये बहुत ज्यादा अच्छा वो टर्म्स हो जाता है, इसलिए अपन बेसिक इकोनॉमी पढ़ेंगे तब अपन देख लेंगे। और आगे चलते हैं अपन। यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है दोस्तों। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में 935 पोस्ट अभी बताइए, और 24 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। सभी फिल करना और बहुत अच्छे से एग्जाम देना, और ये भी काम आएंगे अपने उसमें भी। बाकी तो मुद्रा के लिए, आपूर्ति के लिए 4 चीजें होती है। एक M1 होता है, एक M2 होता है, एक M3 होता है, एक M4 होता है, एक M0 भी होता है। M1 सबसे तरल होता है, नकद प्लस मांग। M2 ये अपने काम आएंगे, देख लो। एक मुद्रास्फीति की श्रेणी होती है, एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है, एक स्टैगफ्लेशन होता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन किसी देश के द्वारा एक निश्चित किया जाता है सीमा, कि जैसे इंडिया में 2 से 4% मुद्रास्फीति रखी गई है, 2 से 4%, 4 प्लस माइनस 2%, सॉरी 4 प्लस माइनस 2% ये इंडिया ने निर्धारित की है। यदि ये 6% से लेके ऐसा देख सकते 2%, तो 6% से ऊपर चली गई तो अपने लिए इन्फ्लेशन है। और ये इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए पीछे मैंने मौद्रिक नीति बताई थी। मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें कम ज्यादा ऐसे खर्च करते हैं जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। जो पैसे का फ्लो है वो कम ज्यादा करने के लिए काम आता है। तो ये इंडिया के लिए 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2%। इन्फ्लेशन क्या होती है, कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, क्रय शक्ति घट जाती है। डिफ्लेशन क्या होती है, मंदी आ जाती है। मंदी आ जाती है मतलब पैसा जो है वो कीमतों में लगातार गिरावट आती है और मांग में कमी हो जाती है, वो हो जाती है डिफ्लेशन की। मांग में कमी आ रही है और जो मार्केट है वो मंदा पड़ रहा है, कोई सामान खरीद नहीं पा रहा है, वो हो जाता है। और इसमें पैसे जो जैसे अभी सोने और चांदी के जो भाव है वो लगातार बढ़ते हैं, उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है। डिफ्लेशन अपन और भी कोई सामान जिसमें आप खरीदने नहीं है, जिनको खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, वो डिफ्लेशन हो जाता है, फिर कीमतों में लगातार गिरावट आ जाती है, मांग में कमी का संकेत। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन में ऐसा देखा जाता है कि एक तो बेरोजगारी
महंगाई भी हो रही है और मंदी भी हो रही है और बेरोजगारी एक साथ आ रही है। इसको ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसमें मौद्रिक नीति जो आरबीआई का इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसमें आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई इसमें ऐसे खूब सारे उपाय लाती है, रिवर्स रेपो रेट करना, रेपो रेट में वृद्धि करना या कम करना, वो सारे उपाय लाती है जो कि अपन मौद्रिक नीति में अच्छे से पढ़ेंगे। और जब जो ये उपाय लाती है तब जाके ये कंट्रोल में आता है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है स्टैगफ्लेशन के अंदर। और इसमें महंगाई भी एक तरह से चल रही होती है, मंदी भी चल रही होती है, बेरोजगारी भी चल रही होती है, ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो स्टैगफ्लेशन हो जाता है। दोस्तों स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, जैसे वेनेजुएला में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रही थी, ईरान में अभी थोड़े दिन पहले आ रही थी, पाकिस्तान में आ रही थी, वो है हाइपर इन्फ्लेशन। वो 50% प्रतिमाह से अधिक मुद्रा का पतन होने लग जाता है, ये हो जाएगी। ईरान में जैसे अपन ने देखा था, पाकिस्तान वेनेजुएला मैंने आपको बताया, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आई हुई थी। बाद में एक सीपीआई होता है, एक डब्ल्यूपीआई होता है। डब्ल्यूपीआई थोक जो सामान होता है उसके आधार पर निकाला जाता है, सीपीआई खुदरा मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा स्तर पर महंगाई को मापता है कि खुदरा स्तर पर आम उपभोक्ता क्या सामान खरीदता है, उसके टोकरी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आम उपभोक्ता यदि कुछ खरीद रहा है और उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वो सीपीआई के आधार पर जांचा जाता है। और जो डब्ल्यूपीआई है उसके आधार पर देखा जाता है थोक मूल्य सूचकांक, थोक स्तर पर कीमतों में क्या बदलाव आ रहा है तो वो डब्ल्यूपीआई के आधार पर देखा जाता है। वस्तुओं में देखा जाता है कि इसमें क्या इसका मान वगैरह आ रहा है, तो वस्तुओं को देख के, जैसे ये छोटी वस्तुओं के लिए, ये बड़ी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य का आधार। सीपीआई मौद्रिक नीति का मुख्य आधार बनाया जाता है, लेकिन ये आम जनता की क्रय शक्ति को बेहतर तरीके से, इसलिए ज्यादा उपयोग अपने यहाँ पे सीपीआई करता है। ये नॉर्मल बातें देख लीजिए आप। एक कोर होती है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, एक कोर इन्फ्लेशन होती है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़ दीजिए, खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़ दीजिए। कोर इन्फ्लेशन में आप फूड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता रहता है। ईंधन क्योंकि अपन बाहर से खरीद रहे होते हैं, दुनिया में कोई भी परिस्थितियां हो जाए, जैसे रशिया से अभी इंपोर्ट नहीं कर सकते अपन, जैसे कि उन्होंने कहा है जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई है उसमें देख सकते हैं कि अपन रशिया से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं दूसरे से करेंगे तो अचानक इसमें हो सकता है बढ़ावा आ जाए। या फूड इन्फ्लेशन, कभी किसी साल खाद्य उत्पादन ज्यादा हो जाए, कभी साल कम हो जाए। तो जो कोर इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन में अपन खाद्य और ईंधन की कीमतों को अपन नहीं जोड़ते हैं। ईंधन अपने यहाँ पे होता नहीं है, खाद्य होता है, और वो कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से हो सकता है, वो मौसम की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इसलिए इन दोनों चीजों को अपन कोर इन्फ्लेशन में नहीं जोड़ते हैं। इन दोनों को छोड़ दें, उसके बाद जो अपन महंगाई मापते हैं तो आती है कोर इन्फ्लेशन। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, कुल सीपीआई आधारित महंगाई जिसमें सभी वस्तुएं शामिल होती है। इसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन कीमतों से प्रभावित होती है, ये होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अपन कोर इन्फ्लेशन में से हेडलाइन इन्फ्लेशन निकाल देते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ होता है, बाकी ये अपने कोई काम नहीं आएगा, वैसे इसे निकाल के ले आया मैं। एक ये भी अपने यूज में आएगा, एक तो एफडीआई होता है, एक एफपीआई होता है। एफडीआई होता है प्रत्यक्ष निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट होता है वो होता है। ये दीर्घकालिक निवेश होता है जिसमें निवेशक प्रबंधन और नियंत्रण में भागीदारी करता है, कारखाने, कंपनियां स्थापित करना, स्थिर और ये क्या होता है कि सीधा। और एफपीआई होता है पोर्टफोलियो, ये शेयर बाजार में करता है, अल्पकालीन निवेश करता है, प्रबंधन में भागीदारी नहीं होती है, आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए अस्थिर माना जाता है। ये जो एफडीआई होता है वो यहाँ पे उद्योग, जैसे अपन उद्योग डाल सकते हैं वो सारी चीजें। मुंबई रूट 100% बोलते हैं, एक दिल्ली रूट होता है 15%। मुंबई रूट 80% लोग मुंबई रूट से आते हैं, 15-20% लोग दिल्ली रूट से आते हैं, जिसमें सरकारी रेगुलेशंस वगैरह ज्यादा होते हैं। तो एफडीआई का मतलब होता है इंडिया में आके कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, कोई सैमसंग आ गई या टेस्ला आने की कोशिश कर रही है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है यहाँ पे उद्योग यदि स्थापित करे, वो उद्योग स्थापित करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एफडीआई। और एक होता है एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें शेयर मार्केट में उनके द्वारा जो किया जाता है, इसमें 10% की एक सीमा होती है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉरेन लोगों के द्वारा, वो जैसे अपन देखते हैं शेयर बाजार में अल्पकालीन निवेश होता है, वो होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है वो एफपीआई हो गया। जैसे हम थोड़ी देर पहले कहा था कि मूल्यह्रास क्या होता है, एक डेप्रिसिएशन, एक मूल्यह्रास होता है, एक मूल्य का बढ़ना होता है। मूल्यह्रास, घरेलू मुद्रा जो है उसके मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में गिर जाता है, तो वो हो जाता है मूल्यह्रास। मैंने डिप्रिसिएशन बताया था, एनएनपी में अपना डिप्रिसिएशन निकाला था जीएनपी में से। इस तरह से एप्रिसिएशन क्या, जब पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है। ये चीजें डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हो गई। ये ठीक है। हो गया, लगभग सारी चीजें हो गई अपनी। अब अपन आर्थिक समीक्षा 2025-26 ये अपन पढ़ेंगे।
16 अध्याय है दोस्तों इसमें, पूरी आर्थिक समीक्षा में। अपन जो कि हाइलाइट्स पढ़ रहे हैं, तो हाइलाइट्स में इन्होंने 15 चैप्टर दिए हैं। 16 चैप्टर है जो कि सिविक सेंस के ऊपर ध्यान देता है। सिविक सेंस वाला जो चैप्टर है वो इसमें नहीं है, कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सफाई वगैरह रखनी चाहिए, वो 16 चैप्टर में। पहले चैप्टर की अपन बात करेंगे जिसमें पूरे इकोनॉमी का ओवरव्यू होता है। पहला चैप्टर देखेंगे, बाद में दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मौद्रिक नीति के बारे में है, चौथा चैप्टर विदेश के बारे में क्या संबंध वगैरह, वो सारी चीजें अपन अभी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर दोस्तों। तो उन्होंने बताइए कि जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो अपन देखेंगे पूरे जो वर्ल्ड लेवल पर है, पूरे विदेश लेवल पर, क्योंकि टेरिफ वगैरह बढ़ रहा है, आर्थिक संतुलन जो है, आपूर्ति श्रृंखला है वो गड़बड़ा रखी है। कहीं पे आप देख सकते हो यूक्रेन और जो रसिया, उसके बाद में वॉर हो रहा है, ईरान इजराइल के बीच वॉर हो रहा है, ईरान अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा है। और भी अपन देखते हैं बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो आ रही है, कहीं पे इन्फ्लेशन आ रही है, कहीं पे अपन देखते हैं किसी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं। वेनेजुएला के साथ में वो जो तेल वेल वाला हो गया, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि वैश्विक जो संघर्ष है उसके कारण जो दुनिया है, दुनिया में कहीं पे आप देख सकते हो कि कहीं पे मंदी आ रही है, कहीं पे कुछ आ रहा है। लेकिन अमेरिका, इंडिया के जो आर्थिक सर्वे है जो जिन्होंने निकाला है, जो अपने जो डॉक्टर नागेश्वरन है, अनंत नागेश्वरन है, जो कि अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने कहा है कि अपनी जो 2027 में भी जो रहने वाली है, जो क्या रहने वाली है 2027 में अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है 6.8 से 7.2% के आसपास होने वाली है। चलो ये पढ़ते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूं मैं। जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले अपन को थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं कि आर्थिक सर्वे कब से निकालना स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें। तो अपन देखते हैं 1950-51 में इंडिया का सबसे पहला आर्थिक सर्वे निकाला गया था। सॉरी, प्रथम बार। थोड़ी बहुत इसकी बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बजट के साथ में निकाला जाता था उस टाइम पे, बजट के साथ में निकल जाता, तो 15-20 कोई पन्ने होते तो उनका निकाला जाता था। ये 1950-51 से लेकर 1963 तक बजट के साथ ही निकाला जाता था। तब तक बजट के साथ ही निकाला जाता था दोस्तों, ठीक है। 1964 में इसको बजट से एक दिन पहले निकालने लग गए, एक दिन पहले, जिससे कि पूरी आर्थिक स्थिति समझी जा सके और बजट पे अच्छे से डिस्कशन हो सके। एक दिन पहले, लगभग एक दिन पहले, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं लगभग 2017-18 में अपने सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने इसको 2 वॉल्यूम में निकालना स्टार्ट किया। ये 1-2 साल ये चला। उसके बाद अपने अभी के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है 2021-22 में, इन्होंने वापस उस वॉल्यूम को एक ही वॉल्यूम कर दिया, और ये उसके बाद वापस एक ही वॉल्यूम में आता है। बात करें ये वाला इकोनॉमिक सर्वे कब आया, तो ये आया था 29 जनवरी को, जो कि बजट पेश होने के लगभग 2-3 दिन पहले, 29 जनवरी 2026 को आया। जो 2 वॉल्यूम होते तो उन्होंने क्या कि एक आईएमएफ की एक आउटलुक आता है जिसमें पूरी जो पूरा संसार है, पूरी जो वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी के बारे में कुछ इसमें होता है। तो इसमें एक वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम होती है। एक वॉल्यूम में सैद्धांतिक बातें की जाती है और एक वॉल्यूम जो है उसमें फैक्ट्स बेसिस पे बात की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों इन्होंने 2 में बांटा था, सुब्रमण्यम ने 2 में बांटा था। इसमें वो एक में सैद्धांतिक बात करते थे और एक में करते थे उसके बारे में बातें कि इसमें कितने क्या फैक्ट्स हैं, कहाँ पे क्या जीडीपी है, क्या कितनी उसमें ग्रोथ होने वाली है, बहुत सारी चीजें। तो ये 2 वॉल्यूम निकाले। इन्होंने क्या किया, अपने जब अभी वाले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए, उन्होंने इसको वापस समेट दिया और इसको वापस एक ही वॉल्यूम में निकालने लगे। और अब आप देखोगे, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तब आप देखोगे इसमें सैद्धांतिक बातें और जो फिक्स्ड बेसिस पे जो बातें वो सारी एक ही जगह पे आती है दोस्तों। ये थोड़ी सी छोटी सी इसके बारे में बातें थी। इसकी इतिहास क्या है, अपन वापस चलते हैं वहीं पे। तो मैंने आपको बताया कि भू राजनीतिक संघर्ष चल रहे हैं। एफटीए पे बहुत जगह पे हो रहा है कि एफटीए किसी के साथ में हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है। इंडिया का ईयू के साथ में अभी एफटीए हुआ है, अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि ईयू के साथ में अपना एफटीए होता। तो ये सारे बहुत सारी ऐसे चल रहे हैं, संदेह चल रहे हैं। अपन देखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। खनिजों में से जैसे चाइना है तो रेयर एलिमेंट पर, सेमीकंडक्टर पर उन्होंने लगभग एक जैसा राज कर रखा है, एक तरफा राज कर रखा है। प्रौद्योगिकी पे भी नियंत्रण हो रहा है। जैसे चाइना है तो वो चाहता नहीं है अपनी प्रौद्योगिकी बाहर जाए,
अमेरिका है वो चाहता है कि अपन अपनी जो प्रौद्योगिकी है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो अपन बाहर नहीं भेजें। रूस जो है, रूस अपनी टेक्नोलॉजी बाहर बेचने की कोशिश कर रहा है, और कोई इस पे प्रतिबंध लगा रहा है, कोई इस पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। इस तरह से ये लगातार जो प्रौद्योगिकी नियंत्रण होता जा रहा है। डी टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, डी टेक्नोलॉजी, डी टेक्नोलॉजी, डी टेक्नोलॉजी मतलब ये जो प्रौद्योगिकी का जो विस्तार हो रहा है उसको लोग अपने तक ही सीमित कर रहे हैं, कोई दूसरों को नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि उनको ऐसा संदेह है कि यदि अपनी टेक्नोलॉजी बाहर जाएगी तो हो सकता है उसके साथ में कोई ऐसा वायरस वगैरह उसमें चला जाए, उसके साथ में अपनी जो नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर उनको थोड़ा सा ऐसा आता हुआ प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक आंच आ सकती है। इसलिए लगभग देश कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो प्रौद्योगिकी है उसको नियंत्रित करें और इसके निर्यात पर अपन लगभग प्रतिबंधित करें, इसको बाहर से नहीं लें। ये भी आयात जो बाहर दे भी नहीं और आयात भी नहीं करें, ये बहुत सारा इस टाइम पे ऐसा चल रहा है। तो ये जो परिस्थितियां चल रही है पूरे वर्ल्ड में असंतुलन का काम चल रहा है। इसलिए जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे अमेरिका हो गया, या फिर जैसे ब्रिटेन, यूके में जो जितने भी आते हैं वो हो गए, यूरोप में मतलब जितने भी आते हैं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान, जर्मनी, इनमें थोड़ा सा मंदी का काम चल रहा है। लेकिन इंडिया में अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया है कि अपन लगभग 6.8% लेकर 7.2% 27 में कवर करेंगे, और अभी जो अपनी जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 7.4%, जो दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे देशों से भी आगे है। ये अर्थव्यवस्था की स्थिति है। एक इन्होंने कहा है कि आपकी जो निजी खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, निजी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। अपन देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 16 में अपनी निजी खपत 59% थी, ठीक है, वो बढ़ के अब 61.5% हो गई है। अभी जो अपनी जो निजी खपत है वो 61.5% होगी अपनी जीडीपी की। कुल खपत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 61%, 5% जो निवेश हो रहा है वो लगभग 30% हो गया, जो कि कोई टाइम पर 28.3% था। इस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक ये जो फाइनेंशियल इसमें 31.3 हो गया था और अभी ये है लगभग 30% के आसपास। तो निवेश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्होंने ये कहा है। उन्होंने बोला है कि कुल जीवीए में जो वृद्धि हुई है, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है? जीवीए आपको मैंने नहीं बताया था। जीवीए क्या होता है? जीवीए जैसे कोई वस्तु है, वो जैसे 250 रुपए की है, जीवीए जो वस्तु 250 रुपए की, लेकिन इसको बनाने में 150 रुपए लगे हैं, तो इसका जो रियल मूल्य जो निकल के आता है वो 100 रुपए इसमें जीवीए का आता है। इसमें 100 रुपए हुआ तो जीवीए होता है। तो इसमें जीवीए कुल वृद्धि 7.3% दिखा रहा है। अभी अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उन्होंने बोला कि कुल जीवीए वृद्धि में 7.3% की, उसमें कृषि का जीवीए 3.1%, उद्योग का जीवीए 6.2% और सेवा का जीवीए 9.1%। तो अभी तक के अपन ने क्या बात की है उसकी बात करता हूं मैं। पहली बात तो दुनिया में असंतुलन चल रहा है, लेकिन जो भारत की स्थिति है वो 2027 में जो जीडीपी है वो 6.8% से लेके 7.2% तक बढ़ने वाली है। एक इन्होंने कहा कुल जो जीवी है वो इन्होंने 7.3% जो टोटल जीवी है इसकी बात हुई है। अभी तक अपन ने तीसरी बात की है, जो कृषि है उसका जीवी लगभग 3% के आसपास, लगभग में चलेंगे अपन। जो उद्योग का जीवी है उसका अपन देखते हैं लगभग 6% के आसपास, और अपन 3, 6, 9 इस तरह से देख लेंगे। और 5 नंबर अपन देखते हैं कि सर्विस सेक्टर का, जो सर्विस सेक्टर है, क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडिया के योगदान जो है बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर का लगभग 55% के आसपास, 56% के आसपास है। तो सर्विस सेक्टर अपना बहुत अच्छे से बढ़ रहा है 9% के आसपास। 2027 में अपन देख रहे हैं कि कुल जीडीपी वृद्धि 6.8% 7.2% अपने इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताई है। 7.3% अपन टोटल जीवी में वृद्धि देख पा रहे हैं। कृषि में अपन 3% जीवी में वृद्धि देख पा रहे हैं। उद्योग में 6% अपन जीवी में वृद्धि देख पा रहे हैं, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें 9% अपन जीवी में वृद्धि देख पा रहे हैं। और क्योंकि सर्विस सेक्टर अपना सबसे उभरता हुआ सेक्टर है और सरप्लस में है, इसलिए अपन देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा वृद्धि भी है जो 9% वो अपने सर्विस सेक्टर में है दोस्तों। संभावित जीवीडी भी वृद्धि 7% वो क्यों हो रही है? क्योंकि अपना उत्पादकता बढ़ रही है। अपन देख सकते हैं श्रम बढ़ रहा है, पूंजी संचय में सतत पूंजीगत व्यय हो रहा है, निजी निवेश में पुनरुद्धार हो रहा है, लॉजिस्टिक में सुधार हो रहा है। अपन ये देख सकते हैं अधिक औद्योगिकरण, श्रम संहिता कार्यान्वयन हो रहे हैं, कौशल विकास रोजगार योजनाएं बहुत सारी हो रही है, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग इनमें अपन निवेश कर रहे हैं, नियामक सरलीकरण हो रहे हैं, बहुत सारे रूल सरल हो रहे हैं, श्रम संहिताएं आ रही है, दक्षता में सुधार हो रहा है। बहुत छोटी छोटी सुधार होने के कारण अपन क्या है कि जो अपनी जीडीपी वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी जो
अपना बजट है उसमें भी उन्होंने 7 ऐसे स्तंभ दिए हैं कि यदि वो 7 स्तंभ अपन कवर करते हैं, उन सातों बातों को अपन कवर करते हैं, तो अपनी जो जीडीपी विकास दर है वो लगातार 7% तक रहेगी। और यदि 7% तक रही थी तो अपन 2047 तक जो अपना एक वो है कि अपन 2047 तक अपन विकसित भारत बने, तो विकसित भारत की ओर अग्रसर होने के लिए 2047 तक अपन को 7% की जो जीडीपी है वो बरकरार रखनी होगी। और 7% की जीडीपी अपनी अभी तक तो बनी हुई है और आगे भी अपन यदि करना चाहते हैं तो मैं 7 फैक्टर उन्होंने बताया, उन 7 फैक्टर को अपन पालन करेंगे तो वो अपनी बनी रहेगी। आगे चलते हैं। राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया था लगभग 4.4%, और जो प्राथमिक घाटा मैंने बताया आपको 0.8%। राजकोषीय घाटा मैंने बताया आपको कुल व्यय माइनस कुल आय, और उसमें से अपन उधार को छोड़ देते हैं। और जो प्राथमिक घाटा वो मैंने आपको बताया कि 0.8% है, जो कि राजकोषीय घाटे में से अपन ब्याज निकाल देते हैं, वो प्राथमिक घाटा आ जाता है। राजकोषीय घाटा लगभग अपना लिया गया उधार ही होता है, तो वो 4.4% के आसपास है, और प्राथमिक घाटा अपना 0.8% के आसपास है। तो अपन उसमें ये भी ऐड कर देते हैं, अपन इसमें ये भी ऐड कर देते हैं कि अपना जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4%, जो घाटा है वो 4.4% है। और अपना जो प्राथमिक घाटा है, अपना जो प्राथमिक घाटा है वो कितना है 0.8%। यूपीएससी की जो सीएससी के फॉर्म है वो आगे हैं दोस्तों, और उसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताया था अभी 24 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप एग्जाम फॉर्म भर लीजिए और अच्छे से प्रीलिम्स दीजिए, मेंस दीजिए उसके बाद में, और इंटरव्यू तक जाइए जैसी हमारी कामना है। एक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अपने जो, तो उन्होंने एक ये बात बोली है कि जो भारत की स्थिति है वो लगातार मजबूत हो रही है। और जब स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, अपन पहले देखते थे S&P हो गया, मूडीज हो गया, ये क्या करते थे कि भारत की जो स्थिति है उसको कमजोर बताते थे। वो बताते बी माइनस श्रेणी में, ऐसे बताते थे कि भारत को कोई बाहर से लोन नहीं देता था एक तरह से, क्योंकि ये श्रेणी जो थी नेगेटिव में थी। ये कहते हैं कि भारत का जो स्थिति वो अच्छी नहीं है, वहाँ के जो रूल रेगुलेशंस है वो हार्ड है, वहाँ से अपन व्यापार करने में आसानी नहीं है, वो सारी चीजें वो बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे भारत की स्थिति अच्छी होती जा रही है, भारत की लगातार 7% से ज्यादा जीडीपी होती जा रही है, और वो जो लगातार 7% से ज्यादा जीडीपी होती जा रही है, तो उसका उन्होंने बहुत बोली है कि 7% जीडीपी होने से क्या हो रहा है, लगातार उसमें वृद्धि होने से ये जो स्थिति थी क्या थी, ये दो लोग थे, कौन थे, ये जो लोग थे जिनका काम है जीडीपी के बारे में बताना, लोगों देशों की स्थिति के बारे में बताना। तो इन्होंने बताया कि जो एक मॉर्निंग स्टार होगी, डीबीआरएस होगी, S&P हो गई, ये सारी चीजें नवाचार जापान ने भारत की रेटिंग में सुधार कर दिया है। ये क्यों सुधार किया, ये मैंने आपको बताया कि लगातार अपनी जीडीपी वृद्धि होती जा रही है, और जीडीपी लगातार वृद्धि हो जाती है, जीडीपी की ग्रोथ में बहुत अच्छी वृद्धि होती जा रही है। उन्होंने कहा राजस्व में बेहतर वृद्धि हो रही है, पूंजीगत व्यय पर अपन जोर दे रहे हैं, पूंजीगत व्यय अपन देख रहे हैं कि लगभग 24 लाख करोड़ के आसपास, राजकोषीय पारदर्शिता देख रहे हैं, घाटे में अपने कमी आ रही है, लगभग 0.8% घाटा है। जैसे प्राथमिक घाटा अपन देख सकते हैं कि 4.4% घाटा है ओनली, जो कि राजकोषीय घाटा जिसको अपन को लाना है 3% के आसपास में। और प्राथमिक घाटा का अपना उद्देश्य है कि जैसे इसमें एफआरबीएम में नहीं दिया गया, लेकिन 0% का अपना उद्देश्य है कि इसको 0% बरकरार रखें। तो ये जो चीजें हो रही है जिसके राजस्व में बेहतर वृद्धि हो री है, पूंजीगत व्यय पर जोर दिया जा रहा है, राजकोषीय पारदर्शिता आ रही है, ये जो सारी चीजें आ रही है, जैसे घाटे में कमी आ रही है, तो इन्होंने अपनी जो रेटिंग है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। पहले जो S&P थी, मूडीज थी, या फिर डीबीआरएस, S&P, ये जो सारी थी, वो अपनी जो रेटिंग होती थी उसको नेगेटिव में बताती थी। कहते हैं कि आपकी जो रेटिंग है वो नेगेटिव है, आपको बाहर से लोन वगैरह नहीं मिल सकते। लेकिन अभी इन्होंने अपनी जो भारत की रेटिंग है उसमें उन्नयन किया है, और वो इसको BB माइनस से BBB प्लस में आ गए हैं, इसको इसमें ले आए हैं, जिससे कि अपन को थोड़ी बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों। उसके बाद राजस्व में निरंतर वृद्धि अपन ये देख लेते हैं कि देखते हैं FY20 जो राजस्व प्राप्तियां देख रहे हैं अपन, 8.5% जो प्राप्त हो रही थी वो बढ़कर 9.1% हो गई है। अपन देख सकते हैं कि जो सकल कर राजस्व था वो 10.8% से बढ़कर 11.5% के आसपास आ गए, और गैर कॉर्पोरेट जो 2.4% थी वो बढ़कर 3.3% हो गई है। अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा जो पूर्व में 52% है, देखो आपको मैं ये एक ग्राफ बनाता हूं जो कि ये इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा। एक इसमें कोविड से पूर्व की स्थिति है और कोविड से बाद में की स्थिति है, तो ये अपन देख सकते हैं, ये अपन कोविड पूर्व की स्थिति देख सकते हैं। एक अपन दोबारा एक ग्राफ बना लेते हैं, एक बगोला बना लेते हैं, ये कोविड के बाद की स्थिति है। कोविड पूर्व स्थिति में क्या था, जो कोविड पूर्व स्थिति थी उसमें जो अपना डायरेक्ट टैक्स था, वो कम था। डायरेक्ट टैक्स अपना उस टाइम में कितना 52% था, और जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो 48% था, ठीक है। लेकिन अब इसकी स्थिति बदल गई है। ये
किसकी है? कोविड पूर्व की स्थिति है। अब कोविड बाद की स्थिति बताता हूं आपको। जो डायरेक्ट टेस्ट था वो 59% हो गया दोस्तों। जो अपना डायरेक्ट टेक्स्ट प्राप्त हो 59% हो गया, और जो इनडायरेक्ट टेक्स्ट होता है वो 41% रह गया है। इंडेक्स 41। तो इससे अपन को क्या पता लग रहा है? डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, तो इससे क्या अपन को महसूस हो रहा है? जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ने का अर्थ ये है कि भारत में जो टैक्स देने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, इनकम टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनकम टैक्स यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं वो इनकम पे ज्यादा करने लगे हैं, वो उनकी संख्या बढ़ गई है। तो क्या है कि उनके लोगों की जो आमदनी है वो ज्यादा हो रही है, कोई कुछ निश्चित लोगों की या उनसे बढ़कर जो लोगों की वो टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है। जिससे अपन को ये पता लग रहा है कि अपन जैसे गुड्स पे अपन टैक्स नहीं ले रहे हैं, गुड्स से ज्यादा टैक्स अपन इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स उस पर ले रहे हैं, तो अपन को सीधा सीधा ये पता लग जाता है कि जो देश के जो लोग हैं वो लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं, जो कि यहाँ से अपन को पता लग रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, ये कोविड पूर्व की स्थिति है जिसमें 52% डायरेक्ट टैक्स था ओनली, जो कि 59% हो गया है। तो पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स 48% था वो माइनस हो गया 41% हो गया दोस्तों। ये अपन इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। जीएसटी में सुधार हुई है जिसमें दो दर वगैरह 40%, ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। ये क्या है? ई वे बिल की संख्या में ई वे बिल, जो मैं आपको बताऊं FY 23 में ई वे बिल क्या होता है कि कोई भी अपन ई वे बिल के बारे में बताता हूं कि ई वे बिल क्या होता है। जैसे एक निश्चित संख्या है 50,000 या 1 लाख के ऊपर का कोई सामान होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको एक बिल जनरेट होता है, ट्रक से जा रहा है वगैरह किसी से, तो एक बिल जनरेट होता है। तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी है, मतलब व्यवसाय अच्छे से हो रहे हैं और लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अपन क्या देख सकते हैं, FY 23 मतलब फाइनेंशियल 23 में लगभग 70 जो करोड़ के अंदर है, तो 70 करोड़ जो ईवी बिल थे वो जनरेट हुए, 70 करोड़ की संख्या में जनरेट हुए। तो वो बढ़कर अब 115 करोड़ हो गए दोस्तों। जो FY 23 में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो 70 करोड़ थे, 70 करोड़ जो ईवी बिल की संख्या थी वो बढ़कर 115 करोड़ हो गई है। ग्रोस जीएसटी कलेक्शन वो कितना हो रहा है? ग्रोस जीएसटी कलेक्शन FY 23 में जो 12.5 लाख करोड़ था वो लगभग बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और FY 26 में अभी तक ये लगभग ये जो यहाँ पे था वो ज्यादा हो गया है, और लगातार 8% की वृद्धि के आसपास होता जा रहा है दोस्तों। ये सारी चीजें अपन से क्या पता लगता है, जिससे अपन को ये पता लगा कि जो अपने सुधार हो रहे हैं, जो जितने भी सारे सुधार हो रहे हैं, जितने भी टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, वो सारी चीजें से अपन को पता लग रहा है इंडिया की जो स्थिति वो आगे जाती जा रही है। ये अनंत जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका कहना है। एक ये देख सकते हैं अपन जो केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी के अनुपात में महामारी में से पहले 2.7% था। क्या था? पूंजीगत व्यय, केपेक्स बोलते हैं इसको। जो केपेक्स था वो केंद्र सरकार का 2.7% था, वो बढ़कर 4% हो गया। पूंजीगत व्यय करने लगी है जो अपनी गवर्नमेंट है। पूंजीगत व्यय करने से क्या होता है? पूंजीगत व्यय करने से पूंजीगत अपनी संरचनाएं विकसित होती है, संरचनाएं विकसित हो जिससे दीर्घकालिक लाभ होता है। पूंजीगत व्यय करेंगे जिससे कोई सड़क बनाएंगे, कोई पुल बनाएंगे, कोई स्कूल बनाएंगे, कोई अस्पताल बनाएंगे, ये पूंजीगत व्यय में आता है। ये व्यय ज्यादा नहीं करके इंडियन गवर्नमेंट लगातार कई सालों से ये करती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पूंजीगत व्यय ज्यादा नहीं करती थी। वो क्या करती थी? राजस्व जो व्यय है वो ज्यादा करती थी, जिससे कि जैसे जनहितकारी में बहुत सारी जैसे योजनाएं होगी। जैसे पहले नरेगा योजना थी, उसमें कोई ऐसा कोई काम नहीं होता था, गड्ढे खोद लेते थे, लेकिन वो अब पूंजीगत व्यय में एक तरह से गिना जा सकता है। क्यों गिना जा सकता है? क्योंकि उसमें लोग काम करने लग गए, इसमें लोगों को सड़कें बनानी स्टार्ट करवा दी, वो सारी चीजें हो गई। तो वो पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय आपको दीर्घकालिक लाभ देता है, आपकी जो देश की स्थिति वो मजबूत होती है, और एक अच्छा जो देश है, जो एक अच्छा इकोनॉमिक रूप से समृद्ध देश है, उसमें पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए और राजस्व व्यय जो कम होना चाहिए। रेवड़ी, मुफ्त रेवड़ी भी कह सकते हैं, सैलरीज पे ज्यादा खर्चा होना, ये सारी राजस्व व्यय में आता है, जिसका एक पूंजी निर्मित नहीं होती है, जिससे कि आपको भविष्य में लाभ नहीं होता है। लेकिन जो पूंजीगत व्यय जीडीपी का जो केंद्र सरकार था 2.7% था 25 में, वो 4 FY 25 में 4% हो गया। महामारी से पूर्व मतलब कोविड से पूरे 2019, 20, 16 से लेके जो 19-20 का सिस्टम था उसमें 2.7% था, जो कि बढ़कर 4% हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 4% दोस्तों ये हो गया है। वो अपन देख सकते हैं 2.6% कब था? FY 20 में। उसके बाद में ये 4.3% हो गया है लगभग इसमें FY 26 में, ये अपन देख पा रहे हैं। यही है। अपना चैप्टर 3 हो गया, अपने चैप्टर 1 कर लिया, अपने चैप्टर 2 कर लिया। अब चैप्टर 3 की बात करते हैं, जो कि अपन मौद्रिक नीति की बात करता है। अपना चैप्टर 3 मौद्रिक नीति की बात करता है, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की बात करता है। इसमें बात करेंगे अपन की कितनी अपनी रेपो रेट चलती जा रही है, रेपो रेट लगातार कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अपन देख रहे हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या है, एक दिन के लिए जो सरकार बैंक जो है वो एक दूसरे से लोन लेती है वो क्या है, वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जो
रेपो रेट है वो लगातार अपन देख पा रहे हैं जनवरी 25 से लगातार अपन दिसंबर सितंबर और ये चलते चलते ये जो 6.5% काफी लंबे समय तक रही थी। कितनी रही थी? 6.5% रही थी। वो धीरे धीरे घटा के 0.25 के मान से 0.50 के मान से घटा के अब वर्तमान में 5.25% हो गई है। और अपन देख पा रहे हैं कि वेटेड एवरेज कॉल रेट वो भी इसके आसपास ही चल रही है। देखो वो भी इसके आसपास ही चल रही है। इससे क्या लगता है अपन को? इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत ये होता है कि अपना जो मौद्रिक नीति है वो बहुत ठोस तरीके से काम कर रही है। आरबीआई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और दोनों की जो रेट है वो बराबर होने का कारण मूल्य ये होता है कि आपका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, आपका मौद्रिक प्रबंधन बहुत अच्छा है, जिससे अपन को पता लग रहा है कि कॉल रेट भी उसी दर पे है, जिससे अपन को सीधा सीधा ये समझ में आता है कि भारत की स्थिति इस टाइम पे अच्छी बनी हुई है। इस मामले में मौद्रिक नीति के मामले में, महंगाई के मामले में आपकी जो स्थिति बनी हुई है बहुत अच्छी बनी हुई है दोस्तों। बाकी ये नॉर्मल है। अपन इसकी बहुत अच्छे तरीके से अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन इकोनॉमिक सर्वे को बहुत फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के आराम से पढ़ेंगे। अभी भी अपन इसका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ लेंगे जब अपना ये लगभग कवर हो जाएगा दोस्तों। ये कवर हो जाएगा, उसके बाद में पहला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, वो सारे अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हो रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में जो एमएसएमई है उसको अच्छा से ऋण मिल पा रहे हैं, एमएसएमई को ऋण दे रहे हैं। अपन देख पा रहे हैं कि जो वाणिज्य के अनुसूचित वाणिज्य बैंक वगैरह है उनकी परिसंपत्ति में सुधार हो रहा है। अपन देख सकते हैं जो एनपीए होता है, जो एनपीए अपन देखते हैं कि 90 दिन के बाद में एनपीए घोषित हो जाता है, कोई भी ऋण चुकाया नहीं जाता है 3 महीने तक, तो उसको एनपीए घोषित कर देते हैं। तो एनपीए इंडिया का लगातार घटता जा रहा है। एनपीए मतलब जिसको आने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती, जिसको एनपीए में घोषित कर देते हैं, जिसको ये घोषित कर देते हैं कि इसको एक लिस्ट में डाल देते हैं। उस लिस्ट में डालने के बाद में कि इनका पैसा शायद नहीं आएगा वापस, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह, एडीआर वगैरह बहुत सारी इंडिया ने स्कीम्स चला रखी है, उसके द्वारा वापस पैसा आता है। ये धीरे धीरे कम हो गया है। धीरे धीरे कम कितना हो गया? ये एक टाइम पर 11.2% था दोस्तों। एक टाइम पर कितना था? 11.2% था, जो घटकर लगभग 2.2% पे आया मात्र। जो एनपीए अपना मात्र 2.2% पे आ गया। कब? सितंबर 25 में 2.2% पे आ गया है। जो पहले कितना एक टाइम पर लगभग मई 17-18 में 11.2% था। कितना था? 11 बैंकों पे जो एनपीए घोषित कर रखा था, तो लगभग 11% घोषित कर रखा था, 11.2%, जो कि घटकर 2.2% आ गया है। कितना आ गया? 2.2% आ गया है मात्र। और सूक्ष्म लघु उद्योगों को मैं बता रहा था कि लोन कितना मिल रहा है, तो पहले जो लोन आपको देख रहे हो ये सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। 27%, पहले 9% लोन मिलता था जनवरी 20 में। जो एमएसएमई थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को पहले 9% लोन मिलता था। वो धीरे धीरे अपनी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट्स की योजनाओं के देखते हुए, चैंपियंस पोर्टल वगैरह हो गया, उनसे उनको सहूलियत मिल रही है, उनको लोन लेने के तरीके पता लग रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए ये कोई टाइम पर 9% तक लोन मिलता था, वो 27% लोन मिलने लग गया है। और इसकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है दोस्तों, ये देख रहे हो आप। मतलब सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बैंक ऋण में मजबूती मिलती जा रही है, और जो इनका जो एनपीए है उसमें भी सुधार दिखाई दे रहा है। और ये कह रहा है कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर है, कई दशकों के न्यूनतम स्तर, मतलब कई 10-20 2-3 दशक हो गए, उसमें भी इतना चेंज नहीं आया था। ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। और ड्रास्टिकली चेंज आने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा भी बहुत सारे लोन ऐसे निपटाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोन्स को क्या कर रहे हैं, एक तरह से माफ वगैरह कर रहे हैं, उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप इतना चुका दीजिए, उसके बाद में आपका लोन जो है उसको क्लोज कर देंगे। वो सारी चीजें, जिससे क्या होता है कि 11.2% जो एक टाइम पर था वो घटकर 2.2% पे आ गया। पेंशन कवरेज को विस्तार मिल रहा है। अपन जो योजना है उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, योजनाओं की अपन अलग से क्लास लेंगे, जिसका अपन थोड़ा बहुत जानकारी देता हूं कि पेंशन में एक अटल पेंशन योजना है, जिसकी अपन देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 16 में जो जिसके 24.5 लाख ग्राहक थे, 24.6 लाख ग्राहक थे, वो बढ़कर कितने हो गए? 641.3 लाख सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों। कितने हो गए? जो FY 16 में, फाइनेंशियल ईयर 16 में 24.6 लाख सब्सक्राइबर थे, वो FY 25 में 641.3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और एक जो राष्ट्रीय पेंशन योजना अपनी चल रही है उसमें सब्सक्राइबर 97.5, मतलब इतने लोग थे, इनमें इतनों को पेंशन मिल रही थी, वो बढ़कर 198.6। उसमें नहीं परसेंटेज की बात करूं, गुणा की बात करूं, तो ये लगभग 30 गुना बढ़ गई है लगभग दोस्तों। अटल पेंशन योजना में 30 गुना से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लिया है। और जो राष्ट्रीय पेंशन योजना उसको डबल के आसपास, डबल से थोड़ा सा ज्यादा ही है, देख लो, उसके आसपास इसमें सब्सक्राइबर बढ़ गए।
बीमा की अपन बात देख सकते हैं, बीमा में क्या हो रहा है, तो बीमा में अपन देखते हैं कि लगभग बीमा 77.4 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, 77.4 लाख करोड़ रुपए हुआ है, और कुल प्रीमियम 11 लाख करोड़ प्रीमियम से आई हुई है 11.9 लाख करोड़ रुपए की। अपन जीवन बीमा करता हूं देख सकते हैं 6.3 लाख करोड़ लोगों का भुगतान किया गया। अपन देख सकते सामान्य बिल जो निमल दावे थे वो 1 लाख करोड़ के किए, 9 लाख करोड़ किए गए। बीमा करता हूं के कार्यालय अपन देख सकते हैं बढ़कर 22,076 ये कार्यालय हो गए हैं। वितरण नेटवर्क 83 लाख भागीदार है, ये भी देखते वितरण नेटवर्क इनके जो जिनके जो कर्मचारी है वो भी बढ़कर लगभग 83 लाख हो गए। ये आप डेटा देख सकते हो, एक बहुत वास्ट डेटा आता है जिसको आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। बाकी इसमें इतना ही है। बीमा के बारे में यदि फैक्ट यदि कहीं पे हो तो 77.4 लाख करोड़ प्रतिबंधित संपत्तियां हैं, 11.9 लाख करोड़ रुपए कुल प्रीमियम हुआ है। जीवन बीमा करताओं में 6.3 लाख करोड़ रुपए लागू भुगतान हुआ है। सामान्य बीमा निवल दावे में लगभग 1.9 लाख करोड़ है। बीमा करताओं के कार्यालय लगभग 22,076 हो गए हैं। और देख सकते हो वितरण नेटवर्क 83 लाख लगभग भागीदार है इसमें। पूंजी बाजार का आप विकास देख सकते हो। आप इसमें क्या देख पा रहे हो, इसमें आप देख पा रहे हो जो पूंजी जो बाजार है, जो अपना पूंजी बाजार है, इसको देख सकते हैं कैपिटल मार्केट कह सकते हैं, कैपिटल मार्केट। जैसे शेयर जारी होते हैं मार्केट में, जब शेयर जारी होते हैं तो वो कितने शेयर जारी हो, कितने करोड़ रुपए का शेयर जारी हुए, वो सारी बातें अपन देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं जो FI 23 में वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए के जो शेयर है वो जारी हुए या फिर IPO निकले। उसके बाद में FI 24 में अपन देख सकते हैं 102 लाख करोड़ रुपए के 102,000 1 लाख 2 अपन देख सकते हैं 1 लाख 2 करोड़ देख सकते हैं अपन 102.3 हजार करोड़ के। और अपन FI 25 में देख सकते हैं 218.3, लगभग डबल हो गया। यहाँ पे लगभग डबल तो नहीं हुआ था, 1.5 गुना हुआ था, यहाँ पे लगभग डबल। FY 23 FY 24 लगभग डबल हो गया था, यहाँ पे 1.5 गुना, यहाँ पे लगभग डबल हो गया था। और यहाँ पे अपन शुरुआत के एक क्वार्टर में सॉरी एक हाफ में अपन देख सकते हैं अप्रैल से लेकर नवंबर तक 169.6 थाउजेंड करोड़ के आसपास का यहाँ पे IPO से संसाधन जुटा लिए गए, इक्विटी जुटा ली गई दोस्तों। FY 26 में अभी तक 169.9 हो रही है। लगभग मेरे को लगता है ये लगभग आधे में 169 से लेकर तो लगभग 300 पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपन देखेंगे 31 मार्च तक अपन देखेंगे तो ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक का IPO के द्वारा जो इक्विटी है वो जुटा ली जाएगी। तो जो FY 23 में 75,000 थी, 75,000 करोड़ था, वो अपन देख पा रहे हैं कि 23 के बाद में 24 25 26 3 सालों में 4 गुना बढ़ गए। 3 सालों में 4 गुना, 75 से अपन मान के चल रहे हैं 3 लाख करोड़ हो जाएगा, तो 75 से 3 लाख मतलब 4 गुना बढ़ जाएंगे। लगभग कितने सालों में? लगभग 3 सालों में। 3 सालों में कितने बढ़ जाएंगे? 3 लाख 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो इससे अपन को पता लग रहा है कि इंडिया के मार्केट में पैसा है, लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हो IPO की संख्या बढ़ती जा रही है। IPO की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है भी देख लीजिए आप। अब देख लीजिए लगभग कितने, ये 330 IPO, यहाँ पे 300 IPO अपन देख सकते हैं। अभी जो आरंभिक सार्वजनिक जो है उनके बारे में अपन को पता है क्या है। FY 26 में अभी तक लगभग 300 के आसपास IPO आ चुके हैं। अभी तक 260 IPO आ चुके हैं। उससे पिछली बार 330 IPO आए थे और अभी तक 260 IPO इस साल आ चुके हैं। 260 IPO जो अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अप्रैल से नवंबर की तक की बात है, अप्रैल से नवंबर। आपको ये भी एक ऐसा लग रहा होगा कि ये नवंबर तक की बात इसमें क्यों कर रहा है। तो दोस्तों जो अपना इकोनॉमिक सर्वे होता है लगभग 9-10 महीने का होता है। 9-10 महीने का कैसे होता है कि इकोनॉमिक सर्वे को जो छापा जाता है, लिखा जाता है, उसके लिए 2-3 महीने का समय लगता है। समझ रहे होंगे, 2-3 महीने का समय लगता है, क्योंकि ये आपको देख रहा है 29 जनवरी को जारी कर दिया गया, तो इसको बनाने में भी टाइम लगा होगा। तो ये लगभग दिसंबर में काम करना स्टार्ट किया होगा। तो दिसंबर जनवरी या फिर नवंबर का थोड़ा हिस्सा वो काम लिया होगा। तो जब हिस्सा इन्होंने काम लिया उससे पहले की ये सारी चीजें हैं, तो पहले की सारी चीजें नवंबर तक का इसमें पूरा काम होता है। तो नवंबर तक ये छापा लगभग 9-10 महीने का ये होता है, 9-10 महीने के आसपास में। आगे चलते हैं दोस्तों। एक माइक्रो क्रेडिट अपन देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में इसमें अच्छे से बात की गई है। ये योजनाओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, योजना अपन बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, वो अपन अलग से क्लास लेंगे। इसमें थोड़ी बहुत आपको बता देता हूं आपको मैं क्या है कि इसमें लगभग जो अपनी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें खाते खोले गए हैं लगभग 55 करोड़ के आसपास में खाते खोले हैं, 55.5 करोड़ के आसपास खाते खोले हैं, जिसमें आपको जो ऋण वितरित किया गया वो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। कितने का? 36 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ऋण वितरित किया गया है उसमें जो पुरुषों के को ज्यादा नहीं वितरित किया गया, महिलाओं को लगभग 70% 69% के आसपास वितरित किया गया है। ये एक बड़ा डेटा है। आप इसमें देख सकते हो कि महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए, महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए, महिलाओं को अच्छे से
व्यापार करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो लगभग 69% देख रहे हो आप। तो इसको देख सकते हो बच्चे कितने, 31% जो बच्चे वो पुरुषों को दिया जा रहा है। तो एक बार आप फिर देख लीजिए कि लगभग 55.5 लाख करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ तो खाते खोले गए इसमें, और 36 लाख करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण वितरित किया गया, जिसमें से 69%, एक बड़ा अमाउंट 69% किसको वितरित किया गया, महिलाओं को वितरित किया गया। तो 31% पुरुषों को वितरित किया गया। उसमें एक बड़ी बात यह भी कि SC ST और OBC के जो लोग हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं, उसमें उनके खाते जो 33.4 लाख 4 करोड़ खाते हैं, और इनको 15.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। लगभग आधे तो पैसे वितरित किए गए, और जो खाते हैं वो लगभग 2/3 खाते हैं इनके हैं। SC ST अल्पसंख्यक OBC इनको ज्यादा, इनके जो खाते हैं उनके ज्यादा खाते हैं, अपन ये देख सकते हैं। इसके बाद में एक PM स्वनिधि योजना भी है रेडी पटरे वालों के लिए, भी अपन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए इसमें। ये अपन जो है ये अपन अच्छे से बात करेंगे जब अपन इसकी अलग से क्लास लेंगे, इसके अपन ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। चौथा चैप्टर आ जाता है जो कि विदेशी क्षेत्र दूरगामी लक्ष्य की तैयारी वगैरह इसके बारे में है। तो जो ये चैप्टर है इसमें आपको विदेश के साथ में आपके क्या संबंध चल रहे हैं, विदेशों की अर्थस्थिति जो व्यवस्था है वो कितने अच्छे तरीके से चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चल पा रही है, जो दुनिया के जो देश हैं, दुनिया के देश में जो एडवांस इकोनॉमी है उनकी स्थिति कैसी है, उसके अलावा जो इमर्जिंग कंट्रीज है जैसे चाइना है, जैसे अपना इंडिया है, उनकी स्थिति कैसी है, उन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो उसमें अपन एक ग्राफ इन्होंने दिया है कि जो व्यापार हो रहा है, व्यापार में अपन देख सकते हैं कि जो एडवांस इकोनॉमी अपन देख सकते हो उनकी जो वृद्धि है बहुत धीरे हो रही है। एडवांस इकोनॉमी की जो वृद्धि है वो कोरोना के बाद में एक देख सकते हैं, कोरोना के बाद में भी इसमें दिया गया, कोरोना से पहले भी इसमें दिया गया। इसकी जो स्थिति है वो लगातार डाउन होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जो इमर्जिंग कंट्रीज है, जो इमर्जिंग मतलब विकासशील जो कंट्रीज है, विकासशील कंट्रीज में जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इनकी स्थिति आप देख सकते हो 6.5% इसकी स्थिति देख सकते हो। ये बातें जो ये जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर इसमें दी गई है। तो CY 25 में व्यापार नीति गति सूचकांक में वृद्धि मुख्यतः प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों में तेज वृद्धि के कारण हुई, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, आप देख लीजिए और आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा भारत का प्रदर्शन है कि भारत ने कैसा व्यापार किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना अधिशेष है, कौन से सेक्टर में ज्यादा आपको पैसा मिल पा रहा है, कौन से सेक्टर में आपको हानि हो रही है, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। तो आप देख सकते हो जो भारत का निर्यात है वो लगभग 330 बिलियन डॉलर के आसपास है, 330 बिलियन डॉलर के आसपास में। और जो आयात इंडिया ने किया वो किया 578 बिलियन डॉलर के आसपास में। आपने ये निर्यात किया और ये आयात किया, तो व्यापार जब यदि आयात में से अपन निर्यात निकाल देंगे, अपने कुल आयात किया उसमें से कुल निर्यात अपने वो निकाल देंगे, तो अपना लगभग आता है 248 बिलियन डॉलर, 248 बिलियन डॉलर। तो ये 248 बिलियन डॉलर क्या है, ये आपको व्यापार घाटा है, ठीक है, व्यापार घाटा है, ठीक है। ये जो व्यापार घाटा है उसको कम करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, स्वदेशी पे ध्यान देना होगा, एक्सपोर्ट कम करना होगा, इंपोर्ट ज्यादा करना होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा, इंपोर्ट कम करना होगा। तो वो सारी चीजें करनी होंगी, इसके लिए इंडिया को खुद पे ध्यान देना होगा, वो सारी चीजें करनी होगी। तो इसमें आप एक बार मोटा मोटा इस चैप्टर में ये कहा गया है कि भारत का जो व्यापार घाटा है लगभग और 248.3 बिलियन डॉलर का बना हुआ है, और वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सर्विस सेक्टर अपना एक ये है, जो सर्विस सेक्टर जो है वो अपने को अधिशेष व्यापार अधिशेष में बनाया हुआ है। सर्विस सेक्टर में अपन देख सकते हैं कि कोई टाइम पर 285 लाख करोड़ रुपए का जो होता था वो 304 लाख करोड़ का हो गया, जिसमें लगभग 6.5% के आसपास पर ईयर वृद्धि होती जा रही है। और इसके अलावा अपन देख सकते हैं जो अप्रैल में था वो 150 जो था वो 150 से 152 हो गया, और ये अपना जो व्यापार अधिशेष था 135 लाख करोड़ था वो जो कि 151 लाख करोड़ हो गया। तो अपना सर्विस सेक्टर है जिसमें वृद्धि भी 9% के आसपास हो रही है, मैंने आपको बताई थी। तो जो अपना सर्विस सेक्टर है वो अच्छा बना हुआ है, ये इस चैप्टर में बात की गई है। और एक इसमें विदेशों के साथ में संबंध की बात चल रही है। तो इंडिया ने लगभग 8 जो देश हैं, 8 जो कंट्रीज हैं या फिर 8 जो समूह है उनके साथ में अपना FTA कर लिए, और कुछ जो कंट्रीज है उनके साथ में बातें चल रही है। तो 8 वो कंट्रीज कौन सी है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। 8 जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उनके बारे में अपन देख सकते हैं। इंडिया मॉरिशस के बाद में साथ में हो रखा है 2021 में हो गया था, इंडिया UAE के साथ में 2022 में हो गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2022 में हो गया था, इंडिया और जो टेपा है उसके साथ में 2024 में हो गया था, इंडिया UK के साथ में 2025, और इंडिया ओमान के साथ में 2025 में, इंडिया न्यूजीलैंड के साथ में 2025 में हो गया था, और इंडिया और यूरोपियन जो यूनियन के साथ में अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, जिसके बारे में आपको इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया है, जिसको वहाँ की जो EU की अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा। और कुछ अपने इसमें है पाइपलाइन में जिनके बारे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो सकता है, इसके बारे में बातें चल रही है, नेगोशिएशन हो रहा है। इंडिया श्रीलंका के साथ में हो सकता है, इंडिया
जो पेरू है उसके साथ में हो सकता है, इंडिया चिली के साथ में हो सकता है, इंडिया यूएसए की बातें चल रही है, इंडिया यूरेशियन जो इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ में बात चल रही है, इसके अलावा इंडिया कोरिया के बीच में हो सकता है, और एशियान आसियान और इंडिया के बीच में हो सकता है, वो बातें चल रही है। ये जिनके साथ में हुआ और जिनके साथ में नहीं हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इतनी क्लास लेंगे आज। उसके बाद में अगली क्लास लेते हैं अपन अगली डेट को, जो लगभग 6-7 तारीख को अपन लेंगे, 6 या 7 तारीख को। ठीक है, जब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।